हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट थर्ड के तीनों चैप्टर्स बता दिए थे। एक तो मैंने आपको बताया ल्यूब्रिकेंट, दूसरा था ग्लास और थर्ड चैप्टर था सीमेंट। तो अब उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। अब इसको आप नोट तो कर लेंगे, लेकिन उस नोट करने के साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि एग्जाम टाइम में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले ग्लास चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे हैं जो एग्जाम में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे व्हाट इज ग्लास, इसके मैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताती जाऊंगी। जैसे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज ग्लास, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास विथ सुटेबल डायग्राम। अब कई बार क्या होता है, सुटेबल डायग्राम ये नहीं लिख रखा होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ का जो पूरा प्रोसेस बताएंगे उसका डायग्राम आपको नहीं बताना, आपको उसका डायग्राम भी बताना है, रिएक्शंस भी बतानी है कि उसमें क्या रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है। तो और ग्लास की डेफिनेशन, तो शॉर्ट क्वेश्चन में अब आप देखो, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या जाएगा, व्हाट इज ग्लास। तो इसी का लॉन्ग क्वेश्चन यदि आपको आता है तो इसी का मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया कि शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आ सकता है, व्हाट इज ग्लास पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग रिएक्शन पूछी जा सकती है कि जो मेल्टिंग प्रोसेस में, मेल्टिंग वाले पार्ट में जो रिएक्शंस हो रही हैं वो रिएक्शन कौन कौन सी हो रही है, तो वो रिएक्शंस पता होना चाहिए। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन से ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो आपने यदि लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से कैसे भी आ जाए आप लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका मैं आंसर आपको इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने पहले बना रखे हैं। तो आप लोग उस वीडियोस को ध्यान से देख लेना और उन सब में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ कि इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो इसके जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ उसके आंसर आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग मेरे वीडियो को जाके देख ले और सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे कि आगे आपको वीडियोस मिलते रहे, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात आती है, गिव जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लास। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी बीच बीच में लिख रखे हैं कि उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बता रखा है ग्लास का, वो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब है व्हाट इज क्यूलेट। क्यूलेट क्या होता है, जो कांच के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो कि हम उसमें यूज करते हैं, इसमें जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ग्लास की, तो उन स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लासेस दैट इज नोन एज क्यूलेट्स विच इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। इन सब के आंसर आपको मेरे उसमें लेक्चर में मिल जाएंगे, क्लास चैप्टर में, तो आप जरूर देखिएगा। फिर बात आती है व्हाट इज एनिलिंग। एनिलिंग एक कूलिंग प्रोसेस है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ग्लास जब बन जाता है, सुपर विस्कस लिक्विड बन जाता है, तो उस केस में अब जब उसको ठंडा करना है तो ठंडा जो हम करते हैं, कूलिंग प्रोसेस जो होता है उसका नाम होता है एनिलिंग। और ये एनिलिंग जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है बाकी सभी कूलिंग प्रोसेस से। इसमें हम डिफरेंट चैम्बर से पास करते हैं, वो डिफरेंट चैम्बर्स जो होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं। तो वो सारे आंसर्स इसमें इस तरीके से आपको आंसर करना है। और एक छोटा सा डायग्राम और है, वो डायग्राम आपको जरूर बनाना है जो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है वो बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट से हम उस सुपर कूल्ड विस्कस लिक्विड को पास करते हैं और वो जो लिक्विड होता है और उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पास करते हैं। जो चैम्बर्स हैं वो इस तरीके से अरेंज है कि टेम्परेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है। तो वो सारा हम उसका छोटा सा डायग्राम प्लस उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन। अब जो टाइप्स ऑफ ग्लासेस मैंने आपको बताए थे, बहुत सारे ग्लासेस हैं और उनको मैंने याद करने का आपको तरीका भी बताया है उसमें। तो वो यदि आप उस तरीके से याद करेंगे तो आपको सारे ग्लासेस याद रहने वाले हैं। क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि ये ग्लास आ जाएगा और वो ग्लास नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, सॉफ्ट ग्लास पूछ लिया तो जैसे इतने टाइम से सॉफ्ट ग्लास पूछा जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम हार्ड ग्लास भी पूछा जा सकता है। मतलब ग्लास जो टाइप्स ऑफ ग्लासेस है उसमें से कोई सा भी ग्लास आ सकता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये पर्टिकुलर ग्लास जो है ये बहुत बार आया था तो इसी को आना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो ग्लासेस हैं वो बता रखे हैं। जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन सॉफ्ट ग्लास या फिर हार्ड ग्लास पूछा जा सकता है। एक लैमिनेटेड ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सेफ्टी ग्लास है, उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, अच्छी यूजेस हैं। तो लैमिनेटेड ग्लास पूछा जा सकता है। लेड ग्लास भी पूछा जा सकता है। ऑप्टिकल ग्लास, क्योंकि ये लेंस प्रिज्म में काम में आता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्लास है। ग्लास वूल जो दिखने की
दिखती तो कैसी है, वूल जैसी दिखती है, बट एक्चुअली उसमें वो ग्लास की बनी होती है, फाइन फिलामेंट्स की बनी हुई होती है। तो उसका सिंथेसिस हम दे सकते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दे सकते हैं कि ये इंसुलेशन के काम में आती है, हीट इंसुलेशन के काम में आती है। देन बोरोसिलिकेट ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास जितने भी लैब वेयर्स बने हुए हैं, जितने भी ग्लास वेयर्स हैं हमारे, जैसे बीकर है, ब्यूरेट है, पिपेट है, ये सब किस चीज की बनी हुई है, बोरोसिलिकेट ग्लास की। इसमें बोरोन का कंपोनेंट ज्यादा होता है, इस वजह से इसको बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं। बोरोन का कंपोनेंट ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का कम होता है। मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास और बोरोसिलिकेट ग्लास में क्या डिफरेंस था। तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि इसमें कंपोनेंट कौन सा ज्यादा है, बोरोन का कंपोनेंट ज्यादा है, एल्यूमिना का कम है, और बाकी सिलिकेट्स वगैरह तो इसमें है ही। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो ग्लास फियर्स होते हैं उस पर लिखा होता है बोरोसिल। तो बोरोसिल कहाँ से आया है, इस बोरोसिलिकेट का ही शॉर्ट फॉर्म, बोरो और यहाँ बोरोसिल, ये तो इसलिए इसको बोलते हैं जो बोरोसिल लिखा हुआ होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास के बने हुए होते हैं, इस वजह से उसको बोरोसिल बोलते हैं। और एक ग्लास है टफन ग्लास, जो ऑर्डिनरी ग्लास को हम वाटर बाथ में डिप करते हैं और उसके बाद जब उसको बाहर निकालते हैं तो आउटर लेयर जो होती है उसकी श्रिंक हो जाती है, वो कैसा हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। तो वो टफन ग्लास भी बहुत यूजफुल है, उसकी प्रॉपर्टीज है, यूजेस है, वो सारी चीजें मैंने दे रखी है, तो वो आप पढ़ लेना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं इसलिए आपको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका लेक्चर बना चुकी हूँ। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बता रही हूँ, और यदि मैं सारे सबके आंसर बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो बेटर है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, जिससे एग्जाम टाइम में जब आप एक बार रिवाइज करें तो एक बार ये क्वेश्चंस देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं ग्लास चैप्टर से। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी अच्छे से तैयारी करना। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीमेंट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, तो ये नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ हम बात करते हैं सीमेंट की। तो सीमेंट में 2 या 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, और देखिए यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन ही बता रखे हैं, कुछ इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस को मिक्स करके मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बता रखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, लॉन्ग क्वेश्चन यदि आपको आता है इसका तो उसी में से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएगा। जैसे व्हाट इज सीमेंट, तो सीमेंट केवल इतने से को देखे तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, व्हाट इज सीमेंट। What are the raw materials used for manufacturing cement? सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैलकेरियस, अर्जिलेसियस, और क्या बताया था, फेरिफेरस। तो वो जितने भी कंपोनेंट है वो सारे उसमें यूज में आने वाले हैं, और उनको हम क्या करते हैं, फिर वो मिक्स करके और फिर उसमें हम फर्नेस में लेते हैं और फिर उसको सीमेंट को बनाते हैं। ठीक है, यही चीज थी। तो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल दे सकते हैं। तो केवल यदि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट, ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज सीमेंट, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया। और जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो जरूर से एक शॉर्ट क्वेश्चन उसके साथ अटैच होता है कि व्हाट इज सीमेंट या व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट। तो ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट विद सुटेबल डायग्राम। और इसका जो डायग्राम बनेगा वो मैंने आपको बताया था, रोटरी क्लीन फर्नेस बताया था। तो रोटरी क्लीन फर्नेस जिसमें थोड़ा सा टिल्ट फॉर्म में था वो, और उसमें सीमेंट बन रही थी, टेम्परेचर कितना था, 1500 डिग्री था। तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी, और उसके साथ रिएक्शन भी मैंने आपको बताई थी, तो वो रिएक्शन सारी इसमें आ जाएगी। ड्राइंग जोन में क्या रिएक्शन हुई थी, कैल्सिनिंग जोन में रिएक्शन क्या थी, और फाइनली थी बर्निंग जोन में फाइनल जो क्लिंकर्स बनते हैं। तो ये जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये डेफिनेटली आता है, क्योंकि सीमेंट चैप्टर में एक्चुअली 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है मैन्युफैक्चरिंग पे बनता है, और दूसरा बनता है सेटिंग एंड हार्डनिंग पे। तो इसलिए इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेना। मैन्युफैक्चरिंग आप अच्छे से डायग्राम के साथ विद रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट विद सुटेबल रिएक्शन। दूसरा आपको मैंने टॉपिक क्या बताया था, सीमेंट में सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट की, जब वो वाटर से मिक्स होता है तो कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, वो मैंने आपको रिएक्शन बताई थी। क्रिस्टलाइन और जेली कंपाउंड्स बनते हैं, तो वो सारी रिएक्शन इसमें आ जाएगी। आपको मैंने आपको बताया था कि जिप्सम जो है, और एक चीज और है उसके साथ लिखा हुआ ऑल्सो द रोल ऑफ जिप्सम। जिप्सम का क्या रोल होता है सीमेंट में, तो मैंने आपको बताया था कि रिटार्डर की तरह बिहेव करता है। कि ये जो रिएक्शन होती है, जैसे ही हमने वाटर ऐड किया सीमेंट में, तो क्या होता है कि वो एकदम से स्टिफ ना हो, उसके लिए हम जिप्सम ऐड करते हैं। तो वो जो रिएक्शन जो बहुत फास्ट होने वाली होती है, वो रिएक्शन स्लो हो जाती है। तो इसका मतलब है जिप्सम का रोल क्या है, एज अ रिटार्डर।
ये रिएक्शन को स्लो कर देता है, यानी कि रिएक्शन जो टाइम पीरियड होता है उसको बढ़ा देता है। तो टाइम पीरियड इसलिए बढ़ गया क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है। तो धीरे धीरे जब रिएक्शन होगी तो हर एक लेयर बहुत अच्छे से सॉलिडिफाई होगी। तो जो भी हम दीवार बना रहे हैं, जो भी जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन पर्पस हम के काम में ले रहे हैं सीमेंट को, तो वो जो भी हम वॉल वगैरह बना रहे हैं वो इतनी मजबूत बनेगी, क्योंकि हम नहीं, हम उसके अंदर जिप्सम तो ऐड है ही, और प्रॉपर तरीके से, जिसको हम बोलते हैं ना तराई करते हैं हम 10-15 दिन, तो वो यदि हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो जो सेटिंग यानी कि स्टिफनेस जो आएगी, और हार्डनिंग मीन्स कि वो जो एक प्रॉपर स्ट्रेंथ जो सीमेंट अपनी लेती है वो 10 से 15 दिन लगते हैं। तो वो सारी रिएक्शंस आएंगी। उसके अलावा रोल ऑफ जिप्सम आपको बताना पड़ेगा, मैंने फॉर्मूला भी बताया, रिएक्शन भी बताई है। तो वो सारी चीजें आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो दो ही क्वेश्चन बने सीमेंट के, एक तो मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरा क्या है, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। उसके अलावा जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपको बता ही दिए। छोटे क्वेश्चन जैसे व्हाट इज सीमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम, व्हाट आर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो कुछ रिएक्शंस आप उसमें से दे सकते हैं। उसके अलावा क्या रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और लॉन्ग क्वेश्चन में ये दो क्वेश्चन उसी को मिक्स करके ये लॉन्ग क्वेश्चन बना रखे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि लुब्रिकेंट में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ उसमें 100% एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लुब्रिकेंट क्वेश्चंस में, तो ये नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ हम बात करते हैं लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लुब्रिकेंट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बता रखे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज लुब्रिकेंट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन। अब मैं आपको बताऊं कि मैकेनिज्म जो है लुब्रिकेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल मत छोड़ना। एग्जाम में ये 100% आएगा, चाहे वो आरटीओ एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, इंटरनल एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनमें से भी कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर बनता है, क्योंकि आपको पता है कि आरटीओ का जो पेपर बनता है वो आप कितने भी 5 साल के पेपर उठा के देखेंगे, जो लुब्रिकेंट चैप्टर के जो टॉपिक्स है उनमें से घूम घाम के अल्टीमेटली क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो मैकेनिज्म हमेशा आता है क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैंने जो डायग्राम बना के दिखाया था वो डायग्राम आप जरूर बनाना। आपको लगेगा वो छोटा सा डायग्राम है, उसको क्या बनाना, बट आप वो डायग्राम बनाएंगे तो उससे आपका जो आंसर होगा बहुत इंप्रेसिव होने वाला है। तो इसलिए वो जो भी मैंने आपको डायग्राम बताए हैं, चाहे वो थिक फिल्म लुब्रिकेशन में बताया हो या थिन फिल्म लुब्रिकेशन में छोटा सा जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, वो डायग्राम आप जरूर बनाना, ठीक है। और थर्ड जो मैकेनिज्म थी वो एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन थी। तो ये तीनों मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके अलावा कई बार क्या होता है कि चलो इसमें से शॉर्ट नोट कर लो, तो शॉर्ट नोट में एक कोई मैकेनिज्म आ जाएगी। तो क्वेश्चन जो है, जो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ, इसमें से या तो कोई एक मैकेनिज्म पूछ ली जाएगी, और यदि उसी को लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चन में तीनों मैकेनिज्म आपसे पूछ लेंगे। तो वो तीनों मैकेनिज्म आपको देनी पड़ेगी, और एक उसके साथ हमेशा एक छोटा क्वेश्चन अटैच होता है, दैट इज व्हाट इज लुब्रिकेंट, या जो भी कोई आपको से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसी से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट नोट पे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन। अब वो कौन कौन से, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी लुब्रिकेंट की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, विस्कोसिटी, विस्कोमीटर से हम विस्कोसिटी निकालते हैं। तो वो विस्को, अब क्या होगा, कभी कभी तो क्या करते हैं वो विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स पूछ लेते हैं, और कई बार क्या होता है ये ना दे करके उसकी जगह लिखा होता है रेडवुड विस्कोमीटर। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये रेडवुड विस्कोमीटर, तो इसका मतलब आपको रेडवुड विस्कोमीटर का डायग्राम बनाना है। उसके अलावा आपको एक्सप्लेन वही करना है विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स को, कैसे हम उसमें निकालते हैं, उसको कैसे मेजर करते हैं, कैसे टेम्परेचर और विस्कोसिटी में जो है रिलेशन है वो हम बताते हैं। तो विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स भी आ सकता है, और रेडवुड विस्कोमीटर भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्लाउड एंड पोर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट का तो क्लाउड एंड पोर पॉइंट ही लिखा हुआ होगा, या फिर लिखा हो सकता है क्लाउड एंड पोर पॉइंट एपरेटस, ठीक है। फ्लैश एंड फायर पॉइंट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट जो है आपको डेफिनेशन देनी होगी, उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो एपरेटस हम कौन सा यूज करते हैं, पेस्की मार्टिन एपरेटस। तो अब कई बार क्या होता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट की जगह क्या लिखा होता है, पेस्की मार्टिन एपरेटस, ठीक है। तो यहाँ पे इस फ्लैश एंड फायर पॉइंट की जगह ये भी लिखा हो सकता है पेस्की मार्टिन एपरेटस, तो भी आपको फ्लैश एंड फायर पॉइंट ही एक्सप्लेन करना है, क्योंकि पेस्की मार्टिन एपरेटस का काम क्या होता है,
फ्लैश पॉइंट को निकालना, फायर पॉइंट को निकालना, लुब्रिकेंट जो होता है उसका फ्लैश और फायर पॉइंट निकालना होता है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता रखी है वीडियो में, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्लाउड एंड पोर पॉइंट हो गया। विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स की जगह मैंने आपको बता दिया रेडवुड विस्कोमीटर लिखा हुआ हो सकता है, उसमें भी रेडवुड विस्कोमीटर 1 और 2 होते हैं। लाइट ऑयल्स के लिए कौन सा विस्कोमीटर यूज होता है, रेडवुड विस्कोमीटर 1 होता है, और जो हैवी ऑयल होता है उनके लिए रेडवुड विस्कोमीटर 2 होता है। SEN, अब ये सेन मैंने आपको बताया था, सेन शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ आ सकता है। इसको यदि हम फुल फॉर्म इसकी देखें तो फुल फॉर्म है स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इसके साथ ऐसे लिखा हुआ आ सकता है इमल्सिफिकेशन एंड SCN। तो आपको पता है इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, जिसमें ऑयल और वाटर को मिक्स जब हो जाता है और एक जो मिक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं इमल्शन, और उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। और फिर उसके साथ यदि ये एंड करके दे रखा है SEN, सैन, ये क्या होता है, तो यदि आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं पता स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर का, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं पता, तो आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी में भी किसी भी टॉपिक में यदि कोई शॉर्ट फॉर्म दे रखी है तो आप जरूर उसको अच्छे से याद कर लेना कि ये शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ, हो सकता है यहाँ पे स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर लिखा हो, लेकिन यदि स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर नहीं लिखा, उसकी जगह SEN लिखा हुआ है, तो आपको पता है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी, SEN, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं लुब्रिकेंट से रिलेटेड, वो है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट, व्हाट आर द फंक्शंस, वो मैंने आपको सारे फंक्शंस बता दिए थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 3-4 अपन को पॉइंट देने जो मैंने आपको बताए थे। वियर एंड टियर कम करता है, फ्रिक्शन कम करता है, उसके अलावा वो एफिशिएंसी बढ़ा देता है मशीन की, क्योंकि यदि लुब्रिकेंट बीच में रहेगा दोनों मेटल के बीच में, तो उसकी वो प्रॉपर फंक्शनिंग होगी तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मशीन खराब नहीं होगी। तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी फंक्शन में कि लुब्रिकेंट का क्या फंक्शन है। और गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट, तो ये भी मैंने आपको करवाया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट क्या है। 3 टाइप के लुब्रिकेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है लिक्विड, जिसमें सारे लुब्रिकेंट्स आ जाते हैं, जितने भी ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल और फिश ऑयल, ये सारे ऑयल्स आ जाते हैं, एनिमल ऑयल, वो सारी चीजें आ जाती है। तो एक तो लुब्रिकेंट हो गया, लिक्विड फॉर्म हो गई, लिक्विड लुब्रिकेंट हो गया। दूसरा कौन सा हुआ, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में क्या आ जाता है, ग्रीस, वैसलीन, ये सब चीजें आ जाती है। और सॉलिड जो है वो थोड़ा आप लोगों के लिए डिफरेंट हो गया, मैंने वहां पर एग्जांपल भी दिए थे, ग्रेफाइट और मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। तो ये तीनों क्लासिफिकेशन, ये तीनों टाइप्स के जो लुब्रिकेंट है वो आपको इसमें देने पड़ेंगे, और एक एक मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, तो वो आप एग्जांपल दे दीजिएगा। तो इस तरीके से ये लुब्रिकेंट के 5-4 क्वेश्चन बनते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ से तोड़ के यदि हम देखें तो व्हाट इज लुब्रिकेंट भी पूछा जाता है, व्हाट इज लुब्रिकेशन भी पूछा जाता है। तो लुब्रिकेंट तो क्या है, वो एक सब्सटेंस है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है, दो मेटल सरफेस के बीच के फ्रिक्शन को कम करता है, और वो पूरा जो प्रोसेस होता है जिसमें फ्रिक्शन कम हो रहा है, वियर टियर जो है वो कम हो रही है, उसको हम बोलते हैं लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन एक फिनोमिना है और लुब्रिकेंट सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। तो ये जितने भी मैंने आपको ग्लास, सीमेंट और लुब्रिकेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, यही क्वेश्चन, इसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा। लेकिन तैयारी करने से, तैयारी करेंगे कैसी, इसके मैंने जो तीनों लेक्चर्स बनाए हैं वो लेक्चर आप पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान से देखना, और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लेना, जिससे आपको पता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जो मैंने आपको लेक्चर जो तैयार करे हैं, जो आपको मैंने डिलीवर करे हैं, वो आप देखना। उसमें यदि आप मतलब आप अपने आप नोट्स भी बना सकते हैं, मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको किसी बुक से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप अच्छे से तैयारी कर लेना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।